हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 22 से 29 अक्टूबर के बीच में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स थे उन सभी का डिस्कशन। बट जैसा आप जानते हो, हर बार हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं बिफोर कुछ क्वेश्चन से। जैसे यहां पर मैं आपके लिए दो क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इन क्वेश्चंस को आपने सोचना है, देखना है कि इन पर्टिकुलर वर्ड्स का, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, इनका मतलब क्या होता है, एंड फिर कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो डेफिनेटली जो भी आपका आंसर आएगा मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताना, फिर अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनमें से कौन कौन सी चीजें इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ, दैट इज डार्क पैटर्न। देखो पिछले कुछ टाइम के अंदर ना सरकार डार्क पैटर्न के रिगार्डिंग ना काफी कंसर्न हो चुकी है, एंड इसी वजह से हैकाथॉन्स वगैरह करवाई जा रही हैं ताकि इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई किया जा पाए, देखा जाए कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है, इस तरह की चीजें। पर आखिर सर ये डार्क पैटर्न होते क्या हैं? देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक पर्सन है और आप उसका नाम जानते होंगे अब तक, तो मान लेते हैं इसका नाम वैभव है। ठीक है। अब वैभव क्या करता है, वैभव कोई भी ऐसे वेबसाइट खोलता है, लेट्स से इसने अमेजोन की वेबसाइट खोली। ठीक है। और ये यहाँ पर ना अमेजोन की वेबसाइट पे गया और इसने ना सोचा कि मैं शूज खरीदता हूँ। इसको एक शूज अच्छे भी लगे, अभी बट श्योरिटी नहीं थी यार, मैं लूं इसको शूज को या नहीं लूं, है ना, ऐसे दुविधा में था। पर पता क्या हुआ, इसी टाइम के ऊपर अमेजोन ने इसको पॉपअप भेज दिया। क्या पॉपअप भेज दिया कि सिर्फ 2 पेयर शूज के बच चुके हैं, अगर आपको लेने हैं तो अभी अभी ले लो। अब वैभव का दिमाग यहाँ पे ठनका। क्या सोचा उसने, अरे यार अगर मैं 5 मिनट के अंदर अगर शूज नहीं लेता हूँ ना, तो शायद ये शूज बिक जाएंगे, तो मुझे ये शूज मिल नहीं पाएंगे। तो जो वैभव पहले एक दुविधा में था कि ये शूज लेने हैं या नहीं लेने, पर उसको क्या क्रिएट कर दी गई, एक अर्जेंसी दिखा दी गई कि भैया जल्दी जल्दी ले लो वरना खत्म हो जाएंगे। तो वैभव ने क्या किया, जल्दबाजी में ये शूज ऑर्डर कर दिए। बाद में हो सकता है उसको पसंद ही ना आए हो, है कि नहीं? ऐसा करती हैं ये चीजें। मतलब मैं अमेजोन को ऐसे वो नहीं कह रहा कि सिर्फ ये अमेजोन की बात है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऐसी वेबसाइट्स या डिफरेंट डिफरेंट ऐसी आपको कंपनीज देखने मिल जाएंगी जो इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। और ये तो सिर्फ एक तरह की चीज है जहां पे आपने फॉल्स अर्जेंसी, जो कि अर्जेंसी थी भी नहीं, उसको क्रिएट किया ताकि कस्टमर को ना आप बहला फुसला पाओ कि भैया आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ले लो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार होता है कि जैसे आपको बोल दिया जाता है कि अगर आपको लेट से कुछ और कुछ एक एक प्रोडक्ट खरीदना था, आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा कि यार मैं ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, पर आपको बोला जाता है नहीं, इसके साथ ही साथ आप बी प्रोडक्ट भी खरीदो, तभी आप ए को खरीद पाओगे। ये अपने आप में बड़ा ही कंसर्न है। कई बार आप देखते हो कि आपने अपनी कार्ट के अंदर, जब आप ऑनलाइन परचेसिंग करते हो, आप 3 आइटम डाल के रखते हो, पर जब आप अपने ऑर्डर वाला एंड वाले स्टेज पे जाते हो जहां पर आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, वहां पर आप कई बार देखते हो यार 3 की जगह ऑलरेडी उन्होंने अपने आप चौथी आइटम भी कोई ऐड कर दी। या फिर इसके अलावा हो सकता है कि कि कई बार आपको बोला जाए कि नहीं आपको ये चीज़ ऐसे ही करनी है। ठीक है। कई बार आपको होता है, जैसे आप कई बार फ्लाइट वगैरह की टिकट लेते हो, तो फ्लाइट वगैरह की टिकट के अंदर ना कई बार ऑलरेडी आपको एक चीज़ टिक मार्क कर रखी होती है कि आपकी टिकट को हमने सिक्योर कर दिया है, या फिर आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, उसके लिए 10 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर दो। मतलब ऑलरेडी उसको टिक मार्क कर रखा होता है। ये तो आपकी मर्जी होनी चाहिए ना कि आप उसको टिक करना चाहो या नहीं टिक करना चाहो। ये जब ऑटोमेटिकली उन्होंने टिक कर रखा होता है ना, तो आप ओके ओके करते करते आगे चले जाते हो। जो आपने नहीं भी एक्स्ट्रा पैसे देने थे, वो आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। या फिर आपने फ्लाइट टिकट बुक करी, आपको पूछा जाता है कि यार आपने लंच लेना है साथ में या नहीं लेना, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ चाहिए ना कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। वहां पर पता क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पे टिक होता है एक तरह का कि आप लेना चाहते हो। तो अगर आपने बिना देखे उसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया, तो आप लंच जो चाहते भी नहीं थे, आपको लंच का पैसा भी एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। तो ये सारे कुछ ना कंसर्न्स हमें यहाँ पे इसके अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आपको डार्क पैटर्न इनको बोला जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने ना कोई चीज स्टार्ट करनी है, मान लो आपने किसी जिम की सब्सक्रिप्शन या कुछ भी इस तरह से सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना। जब आप किसी चीज को सब्सक्राइब करते हो तो बड़े आराम से हो जाती है, मतलब सामने सामने आपके बड़ा बड़ा लिखा आता है कि यार हाँ सब्सक्राइब करना है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लो। पर कल को लेट से आपको पसंद नहीं आई वो चीज, ठीक है, आप चाहते हो कि भैया इसको खत्म करते हैं, अब मैं इसको अनसब्सक्राइब करना चाहता हूँ। अब कोई वेबसाइट खोल के देखना, आपको मिलेगा ही नहीं कि कहाँ पे जाके अनसब्सक्राइब करना है। मतलब एक्चुअल में होता है उनकी वेबसाइट के ऊपर, पर आपको पहला लिंक खोलो, फिर दूसरा खोलो, फिर तीसरा खोलो। ऐसा ना एक वेबसाइट के ऊपर एक छोटे से एरिया के अंदर बस लिख दिया जाता है कि अच्छा अनसब्सक्राइब करना है तो यहाँ से कर दो। तो ये बात गलत है।
आप ना कहीं न कहीं कस्टमर को एक तरह से उसको साथ थोड़ा छेड़-छाड़ करने की कोशिश कर रहे हो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डार्क पैटर्न्स होती हैं। इनको हम डिसेप्टिव पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओ कि अगर कस्टमर नहीं भी चाहता किसी चीज़ को खरीदना, तब कस्टमर को बोला जाता है कि नहीं आप खरीदो ही खरीदो। बेसिकली यूज़र बिहेवियर को ना डिस्करेज किया जाता है, जो कि सही बात नहीं है। अब ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना, ये हैरी ब्रिग्नोल इनके द्वारा यहाँ पे कॉइन करी गई थी, जो कि एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हैं। इनके द्वारा इन्हें ये चीज़ बताई गई। एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे मैंने कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। मान लो कोई एडवर्टाइज़मेंट आपकी आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है और आपको उसके ऊपर एक्स ही नहीं दिख रहा, जिसको आप क्लिक करके अपनी एडवर्टाइज़मेंट को खत्म कर पाओ। तो ये क्या है? ये इश्यूज़ हैं। ठीक है? और जब आप उसके ऊपर टाइनी एक्स के ऊपर क्लिक करते हो, तो कहीं न कहीं ऐड खुल जाती है। तो ऐड आपको दिखाई ही जा रही है, ज़बरदस्ती दिखाई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। और एक्चुअल में ना जो कंज़्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने कुछ टाइप ऑफ पैटर्न को यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई किया है। ये एक्चुअली में आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, पर आपको एक ना आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया ना फ़ॉल्स अर्जेंसी के बारे में। फ़ॉल्स अर्जेंसी क्या थी? आपको बोला गया कि भैया बस 2 ही प्रोडक्ट बचे हुए हैं, अगर आपको ये शर्ट खरीदनी है तो खरीद लो, वरना खत्म हो जाएँगी। तो फ़ॉल्स अर्जेंसी। बास्केट स्नीकिंग का मतलब क्या? आपकी बास्केट के अंदर ऑलरेडी कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स डाल दिए, जो कि आपसे पूछा भी नहीं गया। कन्फर्म शेमिंग हो गया, आपको गिल्ट किया जाता है, आपको बोला जाता है कि भैया आप इतने मोटे हो, आप पतले होना चाहते हो या नहीं होना चाहते? तो यहाँ पर आपको मोटे-मोटे बोल के ना इस तरह से आपको गिल्ट दिया जाता है। तो उस चक्कर के अंदर आप क्या करते हो, आप सोचते हो यार अच्छा खरीद ही लेता हूँ, थोड़ा पतला हो जाऊँगा। ठीक है ना? कुछ एक्शन आपको फ़ोर्स किए जाते हैं, ठीक है ना? अगर आपको कुछ कंटेंट को एक्सेस करना है तो साइन अप वगैरह करना पड़ेगा। ये सारे इस तरह के जो फोर्स्ड एक्शन है, ये भी इसी पर्टिकुलर डार्क पैटर्न के अंदर आ जाते हैं। ठीक है? नैगिंग हो गया, सब्सक्रिप्शन ट्रैप हो गया जो मैंने आपको बताया। ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट हो गया इस तरह की अलग-अलग। हिडन कॉस्ट आपको कई बार देनी पड़ जाती है। आपको जब परचेज़ करते हो तो पहले पता नहीं होता, बट इन द एंड पता लगता है कि यार ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है। ठीक है? जब स्टार्ट किया आपने किसी सर्विस को, तो आपको बोला गया बस आप ₹99 दो, आपकी सर्विस स्टार्ट। फिर 1 महीने बाद पता लगता है नहीं, कुछ और एडिशनल चीज़ें आपको पे करनी पड़ेंगी। तो इस तरह की चीज़ें डिस्गाइज्ड एड्स होती हैं। कई बार पता क्या होता है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। आपको ना आपने कभी जैसे द हिंदू पढ़ा है? अब द हिंदू के अंदर ना जो न्यूज़ आती है, ज़रूरी नहीं है कि एक होती है कि न्यूज़, चलो हिंदू वालों ने रिपोर्ट करी। कई बार ना आप देखते हो यार कि ना किसी पर्टिकुलर कंपनी की काफ़ी तारीफ़ करी गई है। आपको लगता है कि अच्छा ये सही में शायद न्यूज़ आई होगी और इस कंपनी की वो तारीफ़ कर रहे हैं। पर कई बार ना वो पेड कंटेंट होता है। अगर मान लो अमेज़न वाले या कोई भी एक्सवाईज़ेड कंपनी, वो एक द हिंदू के अंदर अपनी न्यूज़ छपवा दें और वो बोलें कि यार अमेज़न इज़ अ कंपनी जो कि बहुत बढ़िया कर रही है। आपको देखने में लगेगा यार ये तो द हिंदू वालों ने देखा होगा, अपनी रिसर्च करी होगी एंड उस हिसाब से उन्होंने अमेज़न के बारे में जो उनको फाइंडिंग्स हुई, वो उन्होंने बता दिया। पर टेक्निकली हुआ क्या है यहाँ पे? अमेज़न ने एक्सवाईज़ेड न्यूज़पेपर को पैसा दिया, उसको बोला कि नहीं यार तू अपने न्यूज़पेपर के अंदर मेरे बारे में कुछ अच्छी खबर छाप, ताकि मेरी ब्रांड इमेज अच्छी हो पाए। तो यहाँ पर भी ना इस तरह की चीज़ें भी, न्यूज़ आर्टिकल हो गया और देखो मीडिया के अंदर भी आप पेड मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें भी डिस्गाइज्ड एड्स इस तरह की चीज़ें भी करी जाती हैं। ये सारे डार्क पैटर्न्स ही हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यूएस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इन्होंने तो ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग लेजिस्लेशन पास कर रखा है ताकि ये सारी चीज़ें रोकी जा पाएँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सिमिलर चीज़ें हैं। तो आज के टाइम के ऊपर भी ना इंडिया भी यही यहाँ पे चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। देखो इंडिया ने ना, जैसे हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कोपरा जिसको हम बोलते हैं, 2019 का हमने इसके अंदर अमेंडमेंट किया था। तो उसके अंतर्गत भी ये सारी चीज़ें हमने करने की कोशिश करी है। पर अभी भी पूरी तरह से हमारे पास ना इसके डार्क पैटर्न्स को रोकने का प्रॉपर एक तरीका नहीं है। तो हम यहाँ पर हैकाथॉन के माध्यम से, हमारा जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि इन सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ, ताकि इस तरह की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ होती हैं ना, हम इनको यहाँ पे प्रॉपरली डील कर पाएँ। आई होप ये जो डार्क पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट था ना, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक तो डार्क पैटर्न सेल्स एक तरह का साइबर क्राइम है, ठीक है ना? एंड साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो गवर्नमेंट ने हैकाथॉन भी एक तरह से लॉन्च किया है, ताकि इस तरह के पैटर्न्स को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएँ। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, सीआईसी के बारे में थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज़ होती क्या है? समझना है इस चीज़ को। देखो एक फिर से हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लेट्स से इस पर्सन का नाम भी वैभव ही है, ठीक है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, इस भाई साहब को कहीं कुछ पैसे लेने हैं लोन से, किसी बैंक से लोन लेना है, ठीक है? तो क्या बैंक ऐसे ही लोन दे देगा इसको? नहीं, बैंक ना पूरी इसकी जड़ में जाएगा, देखेगा कि बंदा है कैसा, क्या-क्या चीज़ें हैं। पर आप खुद सोचो, अगर किसी थर्ड पार्टी, कोई तीसरी कंपनी है,
जिसके पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। सर क्या सारी की सारी इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन कि भैया अभी तक इसने कितना लोन लिया था, किस किस बैंक से लिया था, क्या जब ये लोन लेता है, पिछले अपने जितने भी बार भी लोन लिया हुआ है, क्या सब बार इसने पैसा रिटर्न किया है या नहीं किया, एनबीएफसी के साथ इसकी कुछ लिंकेज है या नहीं है, कितना पैसा उसने वहां से लिया है, क्रेडिट कार्ड जो इसका है वहां पर अच्छे से पेमेंट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर ना एक पर्सन की जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी कौन मेंटेन करके रखता है? ये थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर ना थर्ड पार्टी का प्रॉपर ये डेटा बेस बना होगा। तो इस डेटा की मदद से ना अब ये बैंक को पता लग जाएगा कि अच्छा यार वैभव ना जितनी बार भी लोन लिया था हर बार अच्छे से पे किया है, तो अगर मैं आज इसको लोन दे देता हूँ तो ये मेरा भी मोस्ट प्रॉब्ली पे कर ही देगा वापस। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं इसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है कि भैया इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये यहाँ पर ना क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की जो इंफॉर्मेशन होती है इनके पास, उसकी मदद से ये डिटरमिन करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। सर कुछ एग्जांपल देंगे? बिल्कुल देंगे। आपने जैसे सिबिल स्कोर सुना है? आई एम श्योर आपने सुना होगा सिबिल स्कोर के बारे में। ठीक है ना? तो ये सिबिल स्कोर क्या है? ये सिबिल क्या है? व्हाट इज सिबिल? ये दरअसल में एक कंपनी ही है। यहाँ पे आप नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जांपल सिबिल हो गया, इक्विफैक्स हो गया, एक्सपीरियन हो गया, हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ये सारी क्या है? ये सीआईसी हैं। इनका यही काम है कि एक तरह से हम इंफॉर्मेशन कनेक्ट करें, बोरोवर्स की जितनी भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है उनको मेंटेन करके रखें, ताकि जो बैंक्स है या बाकी जो लेंडर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसको असेस कर पाए, ताकि क्रेडिट वर्दीनेस उसकी डिटर्मिन करी जा पाए। गेटिंग इट? तो आप नोटिस किया होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल सिबिल स्कोर आता है, तो सिबिल स्कोर अगर मान लो किस रेंज में हो सकता है आपका, 350 से 850 की रेंज में। तो अगर किसी पर्सन का जो स्कोर है वो 750 से ऊपर आया है, मतलब ये बंदा काफी अच्छा है। काफी अच्छा इन द सेंस कि अगर इसको लोन दिया जाए ना तो डेफिनेटली डेफिनेटली नहीं बोलूंगा, पर काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसको वापस कर देगा। पर अगर मान लो किसी का स्कोर 400 450 है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि भैया इस बंदा ने लोन तो ले लिया पर उसको ये रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो होती क्या है सीआईसी? दे कलेक्ट पब्लिक डेटा, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ओके, एंड पेमेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज रिगार्डिंग लोन्स, क्रेडिट कार्ड अमंग द अदर्स। ठीक है, समझ आ गया? यही तो मैंने आपको बताया। तो एक तरह की क्रेडिट रिपोर्ट बन जाती है, एक स्कोर बनता है, और बैंक एनबीएफसीज हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को, स्कोर को देखती हैं, उस हिसाब से डिटर्मिन करती हैं कि भैया किसको क्या चीज देनी है, क्या चीज नहीं देनी। ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं विद रिगार्ड्स टू सीआईसी। ठीक है ना? तो इस तरह से डेटा के बेस के ऊपर क्रेडिट स्कोर बनता है, डेटा आ जाता है हमारे पास, एंड अकॉर्डिंगली बैंक इसको देखते हैं, इस नंबर को अकॉर्डिंगली चेक करते हैं। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सर ये जो आपने कंपनीज बताई, चाहे ये जो आप सिबिल की बात कर रहे हो, इक्विफैक्स की बात कर रहे हो, इनको लाइसेंस कौन देता है? तो ध्यान रखने वाली बात है कि दे आर लाइसेंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई के द्वारा इनको लाइसेंस दिया जाता है। होप आपको सीआईसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू आईटीआर फाइलिंग्स। देखो अभी पता क्या हुआ है, जैसे आप जानते होंगे सीबीडीटी के बारे में। सर सीबीडीटी क्या है? दिस इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस तो आई एम वेरी श्योर आप सभी जानते ही होंगे। देखो एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो वाला टैक्स जो कहीं ना कहीं जो भी इंडिविजुअल है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली पे करती है, जैसे सरकार को हम पे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी इनकम है 50,000 रुपये। अब इनकम किसकी है? मेरी। और सरकार को इसके ऊपर टैक्स कौन पर पे कर रहा है? मैं ही पे कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। गेटिंग इट? ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी की बात करता हूँ, तो जीएसटी क्या होता है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, अब खाना खाया मान लो कुछ पैसे का, 200 रुपये का मान लो कुछ खाया, उसके ऊपर कुछ टैक्स बना होगा, जो भी जीएसटी वगैरह बना। तो जीएसटी वो जो बना वो मैंने थोड़ी सरकार को दिया, मैंने तो किसको दे दिया? मैंने तो वो जो रेस्टोरेंट का ओनर था उसको दे दिया। फिर उसकी आगे जिम्मेदारी बनती है कि वो जो जीएसटी का पैसा है वो आगे सरकार को जमा कराए। तो उसकी इसको हम क्या बोल देंगे? इनडायरेक्ट टैक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपका ना इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है। उसी तरह से कॉर्पोरेशन के लिए आपका जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। वेयर एज ऑन द हैंड जब हम बात करते हैं जीएसटी वगैरह चीज़ों की, तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो बात सर यहाँ पे हो किस चीज़ की रही है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? सीबीडीटी की। सीबीडीटी में क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। तो डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब इन्होंने कुछ रिपोर्ट निकाली है, उसके हिसाब से इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप
आपने देखा होगा ना अपने पेरेंट्स को या अपने किसी बड़े भाई को या छोटे बहन को, जिसको भी है व्हाटएवर, तो आईटीआर फाइलिंग्स के बारे में सुना होगा कि जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग करते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि एक 90% इंक्रीज देखने को मिला है पिछले 9 साल के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम के ऊपर ना अगर हम बात करते हैं रिटर्न की, कितने लोग रिटर्न फाइल करते हैं, तो रिटर्न फाइल करने का जो नंबर है ना, वो इंडिया में आज के समय 6.37 करोड़ के आसपास है, एज पर मतलब एनुअल ईयर जो है आपका 21-22 का, उसका डेटा यहाँ पे इसके सीबीडीटी ने हमें बताया है। तो 9 साल के अंदर एक काफी इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, और क्या बताया है इन्होंने, और देखो जैसे फॉर एग्जांपल 100 करोड़ जो से ज्यादा जो पैसा कमाते हैं, वो नंबर्स हमें डबल देखने को मिल जाएंगे इन 2021-22 हमें असेसमेंट ईयर के अंदर। ये बात भी आप समझ जाओगे। उसी तरह से जो सुपर रिच है उनकी इनकम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप एक बात नोटिस करोगे ना, अगर हम बात करें कि भैया हर इंसान की, मतलब हर इंसान नहीं, जो एवरेज, अगर मैं टोटल इनकम बात करूं, जो लोग टैक्स पे करते हैं उनकी, तो एवरेज टोटल इनकम ऑन एन वो कितनी बनती है, लगभग 7 लाख रुपए। ये पहली बात तो समझो, मैं जो टैक्स पे करते हैं उनकी बात करता हूँ, इंडिया में हर किसी बंदे की बात नहीं कर रहा, और एवरेज बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज के अंदर मेरी सैलरी भी इंक्लूडेड है, आपके मुकेश अंबानी जी की सैलरी भी इंक्लूडेड है, एक जो कम पैसे कमाता है उसकी भी सैलरी इंक्लूडेड है, बशर्ते वो टैक्स पे करता हो। गेटिंग इट? तो ये कुछ नंबर्स थे, बहुत ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है कितने एग्जैक्ट नंबर थे। ये जो इंपॉर्टेंट नंबर्स थे वो ये हो सकते हैं कि हाँ, रिटर्न कितने लोग फाइल करते हैं, एवरेज टोटल इनकम कितनी है, ये सारी चीजें कुछ हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाती है। अच्छी चीज एक हमें जो देखने को मिली है कि ना, जो कंट्रीब्यूशन है वो नीचे वाले तबकों का भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब नीचे वाले तबके मतलब जो थोड़ा कम पैसे कमाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना, अगर हम बात करें जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनके हम बॉटम 25% की अगर हम बात करें, तो ये जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वहां से इंक्रीज हमें देखने को मिला कि पहले 8.3% कंट्रीब्यूशन था, अब वो बढ़कर हमारा कितना हो गया है, अब वो बढ़कर हो गया है 8.4% तक हो चुका है। तो बॉटम 25% का भी ना उनकी टोटल इनकम का कंट्रीब्यूशन जो हुआ है वो बढ़ रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग पता होने चाहिए। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर इंडिया में इतने कम लोग क्यों टैक्स पे करते हैं? देखो बहुत ही लॉजिकल चीज है, आप खुद सोचो, हमने जो नंबर बताया ना 6.73 करोड़ टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, आप सोच रहे होंगे इतने कम क्यों है? देखो पहली बात तो इंडिया में गरीबी है, ठीक है ना, पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी होने की वजह से डेफिनेटली क्या होगा, लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं है। अरे भैया पहले इंडिया में जब हमने देखा है ना, अलग अलग हमने वीक्स पे ऊपर हमने मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और अलग तरह की पॉवर्टीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जब इतनी ज्यादा गरीबी है तो लोगों के पास पहले खाने के लिए तो पैसा हो, ठीक है ना, पहले पेट भरने के लिए, अब एजुकेशन के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए तो पैसा हो, उसके बाद ही तो कहीं ना कहीं मतलब ये टैक्स वगैरह पे कर पाएंगे। जब उतना ही पैसा नहीं है तो टैक्स कैसे दे पाएंगे? गेटिंग इट? उसके अलावा भी बहुत सारे आपको यहाँ पे ना रीजन इसके पीछे देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, कोई इंसान खेती करता है तो एग्रीकल्चर इनकम आप जानते हो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, तो ये भी एक कंसर्न बन जाता है। ऊपर से आप देखो ना, मेजर जो इशू पता क्या है, कि लोग ना टैक्स की चोरी करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई बंदा पैसे कमा तो ठीक ठाक रहा है, पर उसने कंप्लाई नहीं किया, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी आप नोटिस करो कई बार ना, जैसे जो टैक्स का प्रोसेस है, वो टैक्स फिल करने का जो प्रोसेस है, टैक्स फाइल करने का, वो भी अपने आप में ना बहुत ही कम्बरसम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वो कैसे सर? अरे जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मान लो आईटीआर फिल करना है। अब आईटीआर फिल करना ना अपने आप में बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब आजकल थोड़ा वैसे आसान कर दिया गया है, बट एक आम बंदा भी ना, एक ठीक ठाक पढ़ा लिखा बंदा भी अपने खुद का आईटीआर फिल नहीं कर सकता, तो बहुत मुश्किल हो जाती है उसको फिल करने के अंदर। तो ये भी एक रीजन बनता है। बाकी देखो बहुत सारे लोग आप जानते हो जो बहुत ज्यादा करोड़ों रुपया पैसा कमाते हैं, वो अलग अलग माध्यम से उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश करते हैं। तो वो सारे कहीं ना कहीं कारण भी बन जाते हैं कि हमारा जो एक्चुअल में हमारा जीडीपी तो बढ़ती रहती है, पर कहीं ना कहीं जो टैक्स के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए ना, जो टैक्स कलेक्शन के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, वो उतनी ज्यादा हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। तो ये सारे कुछ कंसर्न्स हैं जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनका मैं जल्दी से आपको आंसर बता देता हूँ कि आखिर इनका आंसर क्या होगा। काफी बच्चों ने ना गड़बड़ करी है इन क्वेश्चंस के अंदर, तो अच्छे से समझना कि आखिर इनका आंसर होता क्या है। देखो पहली बात यहाँ पे समझो, एक इसने पूछा है क्या, सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर के बीच का फर्क। जब मैं बात करता हूँ सीपीआई, सीपीआई क्या हो गया आपका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ना हमारे पास सीपीआई के अंदर क्या होता है, एक बास्केट ऑफ गुड्स होती है, ठीक है।
उसके हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि भैया उस पर्टिकुलर बास्केट की पहले कितनी कॉस्ट थी और अब कितनी कॉस्ट है। उस हिसाब से हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं बेस ईयर के कंपैरिजन में कि किस हिसाब से आपकी महंगाई बढ़ रही है। तो दिस इज व्हाट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ध्यान रखना जब हम बात करते हैं ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो कंज्यूमर गुड्स तो कंज्यूम करता ही है पर सर्विसेज भी कंज्यूम करता है, तो सीपीआई के अंदर सारी चीजें वो भी आ जाएंगी। तो पहली बात आप ये समझो, जो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सीपीआई कवर्स इंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये जो वर्ड है ना इंटायर रेंज, नहीं इंटायर रेंज नहीं, हमारे पास तो एक बास्केट है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी इंडिया में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई हम सबको देख रहे हैं, नहीं, हम एक सर्टेन बास्केट ऑफ गुड्स को देख रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट इस वजह से यहाँ पे गलत हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सीपीआई इंक्लूड्स प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, बिल्कुल इस बास्केट के अंदर कुछ इंपोर्टेड गुड्स भी हो सकती हैं, कुछ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स भी हो सकती हैं। तीसरा कह रहा है कि यहाँ पर सीपीआई के अंदर जो उनका वेटेज होता है कि इनको किसको क्या इंपॉर्टेंस देनी है, आलू को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है या फिर वेजिटेबल्स को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, इस तरह से। तो ये कहता है जिस जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा उस हिसाब से चेंज होता रहेगा, पर ये बात बिल्कुल गलत है। सीपीआई के अंदर आपके जो वेट होता है ना वो आपका कांस्टेंट रहता है। आप कांस्टेंट मान के चलते हो कि हाँ यार वेजिटेबल्स को इतना वेटेज है, बाकी चीज़ों को इतना वेटेज है, इस चीज़ को हाउसिंग को इतना इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें तो इस तरह से कांस्टेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी उसने बात करी है विद रिगार्ड्स टू जीडीपी डिफ्लेटर की बात करी है। देखो जब हम बात करते हैं ना जीडीपी डिफ्लेटर की, तो ये और कुछ नहीं, आपको जो जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में ना आपकी इन्फ्लेशन चेक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला कह रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर आपका एक बास्केट ऑफ गुड्स होता है, नहीं, यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर ना आपका जितना भी रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होती है वो सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो दरअसल में उसने कुछ नहीं किया, पहली स्टेटमेंट में ना इंटरचेंज कर दिया, सीपीआई वाली बात जीडीपी में वाले डिफ्लेटर में डाल दी और जीडीपी डिफ्लेटर वाली बात आपके सीपीआई में डाल दी। दूसरा कह रहा है कि सीपीआई के अंदर इंपोर्टेड गुड्स होते हैं, बात ठीक है, और जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर इंपोर्टेड गुड्स नहीं होते। देखो जीडीपी डिफ्लेटर कर क्या रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअली ना जीडीपी के माध्यम से आपको चेक करने की कोशिश कर रहा है आपकी जो नॉमिनल और रियल जीडीपी उसके कॉन्टेक्स्ट में आपकी हर साल कितनी महंगाई बढ़ रही है उसको चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो जीडीपी के अंदर तो आपका जब कैलकुलेट करोगे तो आपका विद इन एन इकोनॉमी आपने क्या प्रोड्यूस किया वही चीजें देखी जाएंगी। तो इंपोर्टेड गुड्स के अंदर क्यों देखी जाएंगी, नहीं देखी जाएंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा कह रहा था कि वेट कांस्टेंट होता है जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर, बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे किसी चीज की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो जीडीपी के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी एंड अकॉर्डिंगली जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर भी उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी टू ओनली है। आई होप आपको जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई के बीच का फर्क समझ आ गया होगा। एक और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू कि अगर मान लो एक कोई सिचुएशन है जहां पर कंट्री ने 100 मोटर बाइक को प्रोड्यूस किया एट ₹1000 मोटर बाइक इन ईयर 2005 एंड इस वजह से वहां की जो जीडीपी थी वो बन गई 1 लाख, ठीक है। 2010 में क्या होता है, सेम कंट्री ने 100 मोटर बाइक प्रोड्यूस करी एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 मोटर बाइक, मतलब एक एक बाइक की कॉस्ट 2000, ताकि उसकी जीडीपी बन गई 2 लाख। तो इससे क्या पता लगा, तो यहाँ पे आप नोटिस करो आपको ना यहाँ पे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में फर्क पता होना चाहिए। जब मैं देखो बात करता हूँ ना रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी का अर्थ क्या होता है, रियल जीडीपी के अंदर आप देखते हो क्वांटिटी कि करंट ईयर के अंदर क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करी एंड मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करते हो, जो प्राइस होता है, प्राइस आपका यहाँ पे बेस ईयर वाला होता है। प्राइस आप कांस्टेंट, मतलब प्राइस आप करंट ईयर का नहीं लेते, प्राइस आप कांस्टेंट ही लेते हो जब आप रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हो। तो अगर मान लो 2005 में अगर किसी की जीडीपी थी 1 लाख, तो रियल जीडीपी अगर मैं 2010 की कैलकुलेट करना चाहूं तो क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी तो 100 है, और प्राइस बेस ईयर का कितना था, बेस ईयर का प्राइस याद रखो 2010 का नहीं देखना, 2005 का देखना है। 2005 के अंदर प्राइस कितना था, 1000, तो यानी कि रियल जीडीपी अभी भी कितनी हुई आपकी, 1 लाख ही तो हुई। तो यहाँ पर ये जो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि रियल जीडीपी कंट्री उतनी ही है 2010 में जितनी की 2005 में थी, हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि रियल जीडीपी के अंदर हमारा जो इंपैक्ट होता है ना सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटी का इंपैक्ट देखते हैं, प्राइस तो वहां पे हमें फिक्स हो गया, बेस ईयर वाला प्राइस ही हो गया। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको जो 22 और 29 अक्टूबर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के आर्टिकल्स थे वो समझ आ गए होंगे, एंड कोशिश जो हमारी है कि इकोनॉमी टेक्निकल है पर टफ नहीं है, वो भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप भी ओनली ऐसे एक्सटेंडेड के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।